से जी, तो जी तो वो कभी कभी कंजम्पशन को डिस्करेज करती है, और कंजम्पशन को डिस्करेज का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज होना। ड्यूरेबल गुड्स पे, वो गुड्स जो कि खासकर लग्जरी गुड्स होते हैं, उस पर टैक्सेस वगैरह लगा लेता है कि लोग कंज्यूम ना कर लें, और लो कंजम्पशन में हाई इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो ये भी हुकूमत कभी कभी कर लेती है। क्लियर जी, ताकि सब सप्लाई ऑफ मनी, इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सप्लाई ऑफ मनी किस तरह कंट्रोल होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाते हैं। फिर तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी आप थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते बाद आपको उनका पूरा आइडिया हो जाएगा। क्रेडिट कंट्रोल का भी आप लोगों को पता लग जाएगा कि वो किस तरह क्रेडिट कंट्रोल करती है। तो मनी सप्लाई के थ्रू या क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू वो कंजम्पशन डिक्रीज करते हैं, किस तरह इंशाल्लाह वो आगे हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा, और एक्सीलेटर भी कल हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट डिमांड एंड स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट। कभी कभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लगाती हैं, और प्रोजेक्ट का मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल एक बीआरटी लगने से आपकी सीमेंट इंडस्ट्री भी बूस्ट हो गई, आपकी स्टील की इंडस्ट्री भी बूस्ट हो गई, आपकी लेबर की इंडस्ट्री भी बूस्ट हो गई। तो कभी कभी गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट करती है ताकि आपकी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बूस्ट हो जाए, आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है वो बूस्ट हो जाए। ठीक है जी। तो हुकूमत ये स्टेप्स लेती है इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, खासकर आजकल के सिनेरियो में। तो पूछे जी। शाबाश। अब इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट, यार इंटरेस्ट रेट में अगर चेंज आ जाए तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा उसका कंजम्पशन पे, ये भी यार इंपॉर्टेंट सवाल है, खासकर ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट में चेंज आए तो चेंज या तो इंक्रीज का भी हो सकता है, या चेंज आपके डिक्रीज का भी हो सकता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आ जाए तो उसका कंजम्पशन पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज आ जाए तो उनका इम्पैक्ट होगा कि एक तो कंजम्पशन में डिक्रीज आएगा। ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज आने की वजह से आपकी एक तो इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी। ठीक है जी, आप इधर से पढ़ लें। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट विल डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एज इट वुड बी मोर डिफिकल्ट फॉर द फर्म टू अर्न एडिक्वेट रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है, क्यों? इंटरेस्ट रेट हाई होगा, आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन अवेलेबल होगा, तो अगर आप रिटर्न कमाएंगे भी तो उधर आपने क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना होगा, तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है। ठीक है जी। हाउएवर इट माइट बी एनकरेज पीपल टू सेव, लेकिन एक और बात भी हो सकती है, अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो जिन लोगों के पास सेविंग्स पड़ी है, ठीक है जी, वो आगे जाके बैंक में रख लेंगे हाई इंटरेस्ट रेट पे, और उससे ठीक ठाक सूद कमाएंगे। ठीक है। इन अवेलेबिलिटी ऑफ मोर फंड फॉर इन्वेस्टमेंट व्हिच वुड बी पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट सॉरी आपकी सेविंग इनकरेज होगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो कोशिश करेगा इंटरेस्ट रेट पे कि वो डिक्रीज हो जाए। तो सेविंग इन, अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो सेविंग इनकरेज होगी और इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी। अब कंजम्पशन वुड फॉल फॉर ए नंबर ऑफ जी, इस लाइन में कोई कंफ्यूजन? यार ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ साथ साथ। जी देखो, इसकी फिर इंटरप्रिटेशन इधर है। हाई इंटरेस्ट रेट इनकरेज पीपल टू सेव मोर। नहीं ना, ठीक है जी। अब देखें, अगर तो लोग फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना, बैंकों में वो सूद पे रखेंगे ना,
वो जाके इन्वेस्टमेंट की डिफिनीशन हमने क्या पढ़ी थी कि हमने कोई ऐसा एसेट लिया, हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में इनफ्लो होगा। इन्वेस्टमेंट दूसरी चीज है लेकर, और सेविंग दूसरी चीज है। सेविंग से आगे जाके आप फिर देखो, आपके पास पैसे पड़े, आपने बैंक में रखवा दिए, बैंक ने आगे जाके जो इन्वेस्टर होगा जिसको जरूरत होगी ना उसको इन्वेस्टमेंट के लिए देगा। आपके लिए सेविंग, लेकिन जिसने पैसे दिए उसके लिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई मेरे, तो इसको आप इस तरह रखोगे ना कि सेविंग से आगे जाके आपकी फिर इन्वेस्टमेंट बनती है। और इंशाल्लाह अभी हम जाके इक्विलिब्रियम का एक और पॉइंट भी डिटरमिन करेंगे इंशाल्लाह, मेरे ख्याल नेक्स्ट चैप्टर में है, जिधर आपकी सेविंग आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। क्लियर? तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये एक और किस्सा है। ठीक है जी, तो यहां तक ये पॉइंट बाकी सब लोगों को क्लियर है कि नहीं? अब इधर आप खुद देख लेना, इसने फिर इंटरप्रिटेशन की है इस लकीर की। हाई इंटरेस्ट रेट इनकरेज पीपल टू सेव। यार इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, सूद ज्यादा मिलेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्ट रेट था 12%। हमारे मुसलमान भाइयों ने ठीक ठाक सूद पे पैसा रखा 12%। ठीक है, मेरा एक दोस्त था तकरीबन, उसके पास तकरीबन 10 मिलियन थे, 1 करोड़ रुपए। और मैंने उससे मतलब उसने मुझसे पूछा यार किस बैंक के रेट अच्छे, तो मैंने उसको वो दिया था। क्लियर? तो उस टाइम वो लिया था 12%। तो आप 1 करोड़ पे 12% कैलकुलेट करें, महीने का साल का कितना बनता है फिर महीने का। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 7% पे, अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 7% पे आ गया। हमारे बहुत से मुसलमान भाइयों ने पैसा निकाल दिया बैंक से, और अभी जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं। वो लोग जिसने बैंकों में पैसा रखा था, अभी वो जस्टिफिकेशन पेश करते कि अल्लाह के साथ जंग है और वो और ये, वो जस्टिफिकेशन। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है लेकर कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा, ठीक है ना, तो लोग फिर सेविंग करते हो, बैंकों में पैसा रखते हैं। मैं आपको एक लेमैन की जुबान में बताता हूँ। लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिर लोग कहते हैं क्यों अल्लाह के साथ जंग करें, क्यों ना कोई कारोबार वगैरह शुरू कर ले। मेरी बात समझ रहे हैं लोग? इस तरह कहते हैं ना, आप लोग शायद वास्ता पड़े ऐसे लोगों के साथ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो फिर कहते हैं यार ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट से, और ये तो वो सूद नहीं है, और अच्छा रेट मिल रहा है। ठीक है ना, हम तो रिस्क भी ले रहे हैं, और फला फला इतनी जस्टिफिकेशन के अल्लाह माफ। लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिर वो लोग पैसा निकाल के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, किसी और बंदे को देते हैं कि यार ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करो। तो ये बात हो रही है। हाई इंटरेस्ट रेट वुड रिजल्ट इन लोअर डिस्पोजेबल इनकम। यार इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो अगर आप उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट भी कमाओगे ना, तो ज्यादा हिस्सा तो आप बैंक को दोगे। ठीक है? या अगर फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आप बैंक के साथ कोई मॉर्गेज या लोन, कोई गाड़ा वगैरह रखोगे, कोई गिरवी वगैरह रखोगे। वो है इंटरेस्ट रेट के साथ ये भी एक मसला होता है कि वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम को कम कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए कमा लिए, बैंक से लोन लिया था, आपने उससे 100 रुपए कमा लिए, इंटरेस्ट रेट 12% था। फॉर एग्जाम्पल आपने 70 रुपए बैंक को दे दिए, बाकी आपकी डिस्पोजेबल इनकम 30। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, आपने वही 100 रुपए कमा लिए, आपने बैंक को 30 रुपए दे दिए, तो आपके पास कितने रह जाएंगे? 70। तो हाई इंटरेस्ट रेट आपकी डिस्पोजेबल इनकम को कम कर लेती है, और लो इंटरेस्ट रेट आपकी डिस्पोजेबल इनकम को हाई कर लेती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? हाई इंटरेस्ट रेट टेक इट मोर एक्सपेंसिव टू बारो। वही बात कि यार इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आपके लिए फिर आसान नहीं हो कि आप बैंक से लोन लें, फिर इतना आसान नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है ना, तो फिर आप बैंक से इजीली लोन ले सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, जिस तरह आप आजकल बैंक ऑफर कर रहे हैं। क्या आप आगे 7% पे हमसे ले लो और वो और सुनाओ, क्योंकि हालात अभी सख्त है। अब इन्वेस्टर डर रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं कि ना करूं। मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो हालात तो खराब है, मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। कुछ कोई लोन ले रहा, स्टेट बैंक को भी पता है, हुकूमत को भी पता है, तो आगे जाकर उसने रेट ही कम कर दी। ये हालात हेल्थी हो जाए, ठीक हो जाए ना, फिर ये रेट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। फिर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकों के पास जाएंगे, बैंक आसानी से कर्जा नहीं देगा, क्योंकि फिर तो हालात ठीक हो जाएंगे ना। तो ये इस तरह चलता रहता है जी। और ये पूरा जब डिक्रीज आ जाता है रेट में, तो ये पूरा इसका अपोजिट है। तो वही बात है। और ये था आपका चैप्टर 7। तो अब आप अपने सवाल पूछिए शाबाश। अभी आप पूछिए अपने सवाल शाबाश, जो भी पूछना है पूछ लें। कुछ पास पेपर कर लेते हैं ताकि दिल को तसल्ली हो कि किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं।
जी लियाकत, होप सो कि अभी थोड़ा बहुत अफाका हुआ होगा। कौन सी बुक? ये राइस वाली? फिर मैं कर लूंगी इंशाल्लाह, हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, आपके कहने का मतलब ये कि अगर रेट ज्यादा हो, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा, मैं नहीं समझा अहमद भाई, जरा काइंडली, मैं नहीं समझा यार, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, आपके कहने का मतलब ये कि अगर, एग्रीमेंट के थ्रू होगा ना अहमद। आपने जो अभी डिसाइड कर लिया कि इस रेट पे मैं लोन लूंगा और इसको मैं इसी रेट पे करूंगा, तो उसी रेट पे होगा ना। फिर अगर बाद में कम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने 12% पे लोन लिया, तो आगे जाके 7 पे है, तो आपने तो वही 12% देना होगा। एग्रीमेंट होता है ना, बॉन्ड एग्रीमेंट होता है ना इस तरह। आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंशाल्लाह आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है जी। या अगर आपने कम पे लिया और बाद में ज्यादा हो गया इंटरेस्ट रेट, तो आप तो वही कम रेट पे करोगे जो आपने डिसाइड किया था जिस टाइम आप ट्रांजेक्शन में एंटर्ड हुए थे ना, कॉन्ट्रैक्ट में जिस टाइम आप एंटर्ड हुए थे, तो उस टाइम जो आपने एग्री किया था वही होगा। ठीक है भाई, इस तरह नहीं कि आपने 7% पे बात की और रेट 12% पे पहुंच गया, नहीं, वो तो आप वही 7% दोगे जिस टाइम आपने ट्रांजेक्शन की थी। आए आप अपने सवाल इसकी तरफ। ये स्क्रीन क्लियर है ना आप लोगों को? A question. Briefly describe the determinants of consumption in economy. यार ये 6 नंबर का सवाल। ठीक है जी, मैंने आपसे कहा था कि साइकोलॉजिकल लैग के बाद जो हमने पढ़, रियल इनकम और वो पॉइंट्स। ठीक है जी, तो कंजम्पशन के जो डिटरमिनेंट्स हैं उधर भी तकरीबन 5 ही है, ये सवाल आ चुका था। तो साइकोलॉजिकल लैग के बाद वो हमें जो कंजम्पशन फैक्टर के जो डिटरमिनेंट्स पढ़े थे कि वो रियल इनकम और इंटरेस्ट रेट और जितने भी पॉइंट्स थे, तो आप लोगों ने ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंजम्पशन फंक्शन, ये भी हमने पढ़ा था, वो इक्वेशन भी पढ़ी थी, y इज इक्वल टू a प्लस डी वाई। तो उसका कोई इक्वेशन थी, वो आप देख लें। ये तो खैर 1995 में आया था, 22 साल पहले। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो ये भी मैंने आपसे कहा था कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये आप लोग लिख लो, फार्मूला लिख लो उधर। ये साइकोलॉजिकल लॉ वाला कि डिस्कस द किनेसिस साइकोलॉजिकल लॉ, तो 3 पॉइंट्स थे उसमें। कि एक पॉइंट ये था कि इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन इंक्रीज होगी, लेकिन दूसरा पॉइंट, इनकम का वो हिस्सा जो कंज्यूम ना हो सेविंग कहलाता है। और तीसरा पॉइंट ये था कि ये जरूरी नहीं कि आपकी इनकम इंक्रीज हुई हो और उस लेवल पे आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई हो। इन अदर वर्ड्स की इनकम इंक्रीज होने के साथ आपकी कंजम्पशन तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन साथ साथ सेविंग भी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? तो इन 3 सवालों में कोई कंफ्यूजन? लास्ट 3 सवालों में कोई कंफ्यूजन? मैंने आपसे पहले फिर कहा था कि ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ ईच। तो यार उधर तो आपकी किताब में उसने 3 एग्जांपल दिए, तो आप कोई भी 2 लिख लें, 2 एक के और 2 दूसरे के। 4 नंबर का सवाल। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो प्रॉफिट रिलेटेड नहीं होती, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट होती है, क्लियर, वो सोशल बीइंग के लिए होती है। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो प्रॉफिट रिलेटेड होती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। तो इन सवाल में कोई, इसमें भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना जी? देखिए, जो हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आ भी रहा है पेपर में। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी फॉर्मूला बाय व्हिच गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यार ये तो अभी पढ़ लिया, अभी यार ये भी आपके सामने पढ़ लिया। कंट्रोल इंटरेस्ट रेट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंकरेजमेंट वगैरह, यार ये भी तो अभी पढ़ लिया ना। देखो पूछा है उसने 2016 में। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। यार तो आपने मार्जिन एफिशिएंसी बता देना है कि वो एक
जो इन्वर्स रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट का, उसको हम मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व कहते हैं, और वो आप कर्व बना दे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिटरमाइन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी। वो पहले आपको बता रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट और मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी, ये डिटरमाइन करते, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड एमईसी, यार विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये तो अभी पढ़ लिया हमने, ये पार्ट ए। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब द MEC कर्व शिफ्ट आउटवर्ड व्हेन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस, ये तो उन्होंने वहां से डिट्टो कॉपी किए, बिल्कुल वहां से ये स्टेटमेंट कॉपी की। अब सवाल की तरफ अब आ रहा है, ब्रीफली डिस्कस एनी 3 फैक्टर दैट माइट कॉज एन आउटवर्ड शिफ्ट इन यार MEC कर्व। यार वो शॉर्ट और लॉन्ग कितने पॉइंट थे, उसने सिर्फ आपसे 3 का पूछा है यार, उसको ब्रीफली डिस्कस कर लें तो ये हो जाएगा कि नहीं यार। अब आप लोग खुद देख लें कि किस किस्म के सवाल वो पूछ रहे हैं आपसे, ये पेपर वाले सवाल आप खुद देख लो, बस बाकी इंशाल्लाह करेंगे कल। तो अब आपने देख लिया कि इस चैप्टर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पढ़ा और उसने एग्जामिनर ने किस तरह टेस्ट किया, ये भी आप लोगों ने खुद देख लिया। तो अब आप अपने अपने सवाल टाइप करते जाएं। शाबाश, पूछे आप कोई ऐसी कंफ्यूज चीज जो आपको कंफ्यूज कर रही हो, तो अब आप लोग पूछ लें। जी जी, अहमद, खालिद, जी शमीन, शफकत, सबा, शाबाश। कंजम्पशन फंक्शन मैंने आपको बताया था कि कंजम्पशन फंक्शन हो कि इनकम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है कंजम्पशन के साथ। यार हो जाएगा इंशाल्लाह यार, विद इन टाइम में हो जाएगा सलमान। ठीक है जी, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब ये कि इनकम का रिलेशनशिप क्या है कंजम्पशन के साथ। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में हो जाएगा यार, बाकी कोर्स हो जाएगा। अभी आपने क्लासेस कितनी ली है, हो जाएगा। क्यों तंग आ गए हो क्लास से? ठीक है जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। टाइम तो अभी आप लोगों के पास है यार, एग्जाम भी आप लोगों का डिले हुआ है। हमें हमें नॉर्मली 31 जुलाई दी जाती है, हमारे पास पूरा महीना है। किधर कंजम्पशन फंक्शन में? तो 5 नंबर में आपने लिखना है, फिर फार्मूला लिखना है आप लोगों ने ना, उसमें फार्मूला लिखना है, और फार्मूले को इसमें ये फॉर एग्जांपल वाई ये है, सी ये है, ठीक है ना, इसमें आप लोगों ने लिखना है ना कंजम्पशन फंक्शन में। जी किसी और का कोई सवाल? 5 नंबर का सवाल है तो आपने उसको डिफाइन करना है, उसका फार्मूला लिखना है। ठीक है जी, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है ना। जी लियाकत, क्लियर है आपका सवाल? तो आज के लिए यही काफी, इंशाल्लाह